नमस्कार, कुशनार में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारी विधानसभा के बाहर 5 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं उन्होंने दोबारा नियुक्ति की मांग भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही नियम के तहत राज्य के गठन के बाद विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, लेकिन 2016 के बाद लगाए गए 228 कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों की ये भी मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा में कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले पर सरकार और स्पीकर रितु खंडूड़ी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध है तो नियुक्ति देने वालों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मान न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उस पर मैं समझता हूं कि किसी भी स्तर पे प्रश्न उठाना उचित नहीं है। ये सवाल तो सारे इसके जवाब विधानसभा अध्यक्ष दे सकती हैं। कौन सी उचित थी, कौन सी अनुचित थी, कौन सी नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए थी, कौन सी नहीं होनी चाहिए थी। हमने तो, कांग्रेस ने तो पूरे राज्य भर में जो इतना बड़ा घोटाला नियुक्तियां का हुआ है उस पर सवाल उठाया था। उस पर पिक एंड चूज का काम जो हुआ है वो विधानसभा के स्तर पर, विधानसभा अध्यक्ष जी के स्तर पर जो उन्होंने निर्णय लिया वो उनके विवेक का निर्णय था। और मैं समझता हूँ कि इन नियुक्तियों के बारे में जो भी कोई स्पष्टीकरण है वो विधानसभा की अध्यक्ष ही दे सकती है। जिस प्रक्रिया के तहत उस समय वो नौकरी में लगे हैं, उन्होंने भी सही प्रक्रिया नहीं अपनाई। कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां रही होगी, या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं किए होंगे, या जिनके द्वारा लगाए गए उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इसीलिए ये निर्णय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये विषय आया तो जांच का आदेश दिया, और जांच के आदेश में ने कार्रवाई की, और फिर मामला माननीय हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी उनको गलत माना है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत ठहराते हुए निर्णय दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का और माननीय हाईकोर्ट का भी सम्मान करते हुए ये निर्णय ठीक, अच्छा निर्णय हुआ, ऐतिहासिक निर्णय हुआ। अब प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी, जो सही तरीके से होगी, युवाओं के हित का होगा, उसको करेंगे। आज ये जो आंदोलन शुरू किया है, ये निर्णायक आंदोलन है, और ये विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा जो सेलेक्टिव जांच कराई गई है और सेलेक्टिव कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ है, उस भेदभाव के खिलाफ है। हमारा ये कहना है कि जब कोटिया जांच समिति ने राज्य बनने से लेकर के अब तक की सारी भर्तियों का अवैध माना है, तो कार्रवाई सिर्फ 228 पे क्यों? और जब गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने और यशपाल आर्य ने कहा है कि हमारे कार्यकाल की भी जांच करो, हम गलत हैं तो फिर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करो, तो फिर मैडम किसको बचा रही हैं? क्या वो अपने पिता के टाइम की भर्तियों को लेकर के पिता को बचा रही हैं, या प्रेमचंद अग्रवाल जी को बचा रही हैं? हमारी स्पष्ट मांग है, एक ही मांग है कि कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ हो। सेलेक्टिव कार्रवाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी बात है, हमारा साफ कहना है कि जब मैडम नौकरियां दे नहीं सकती तो उनको नौकरियां छीनने का अधिकार किसने दे दिया? हमारी ये मांग है कि या तो आप इस तरीके की जो आपने अपने स्टाफ में खुद जो भर्तियां की हैं यूपी, पटना, बिहार से, उनको भी बाहर करो, या फिर जो ये 228 लोग हैं इनको भी अंदर करो, और या तो फिर सबके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है मैडम से, जब 2001 से प्रक्रिया सेम है, सेम नियमावली है, तो सिर्फ ये 2016 के बाद पे ही ऐसा क्यों? मैडम किसको बचा रही हैं? अगर न्याय ही करना है आपको, अगर हम गलत ही हैं, अगर आपने हमको गलत ठहराते तो 2001 वालों को आप मैडम क्यों बचा रही है? हमारी मैडम से अभी भी यही हम मैडम से अपील करते हैं कि मैम अगर आप न्याय कर रही हैं तो पूरा न्याय कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमें गलत, आप अगर न्याय, मतलब आप अगर न्याय की देवी बनी है, आप सच में न्याय करना चाहती हैं, तो आप 2001 से जब सेम प्रक्रिया है तो हमें ही क्यों? मतलब हम किसके पास जाएं?
हमें मैडम बता दे। अगर मैडम हमारा न्याय नहीं सुनती है, आज हम सब लोगों ने सोचा है अगर मैडम न्याय नहीं करेंगी, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम यहाँ पे आत्मदाह सब लोग मिलके करेंगे और उसकी जिम्मेदारी मैडम की रहेगी और सीएम साहब की रहेगी। और हमें सिर्फ ये चाहिए कि 2001 से अब पूरा न्याय कीजिए। मैडम ने बोला था 3 महीने, अभी तक उन्होंने कोई विधिक राय नहीं ली। मैडम उनकी पीठ थपथपा रही है, उनको प्रमोशन दिए जा रही है, उनको अच्छे पदों पे बिठाई जा रही है और हमारे साथ ये है कि हम बाहर बैठे, मैडम हमें 2 मिनट बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक मैडम ना हमें मिलने देती है, ना हमसे कभी बात की। जो हमने धरना किया है कोर्ट से निराश, पूरी तरह निराश होने के बाद हमें धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम वैसे तो रोड में आ ही चुके हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से अब लगभग निरस्त हो चुके हैं। पर मेरा मानना ये है, जो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यह काउंटर एफिडेविट है, कोटिया कमेटी की रिपोर्ट है जो ये हाईलाइटर करा है। यहाँ पर देखिए आप 2001 से 2021 तक सारी भर्तियाँ अवैध हैं। ये कोर्ट में गया है मामला ये वाला कि जब सारी भर्तियाँ अवैध, तो 2016 से 2021 तक ही इन्होंने बाहर करा। वो इसलिए कि हम तदर्थ नियुक्ति हैं, और 2001 से 2015 तक जो लोग हैं वो सारे नियमितीकरण हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बार बार माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी का नाम आ रहा है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ वैसे, लेकिन 2007 से जो 2012 के लोग हैं, उन्हीं के पेन के द्वारा ये लोग नियमित हो रखे हैं। जब उन्हीं के पेन के द्वारा नियमित हो रखे, ये वैध कैसे के बन से, और जो हम हैं उनके नियमित होने के बावजूद हमको अवैध कर दिया है। सर, या तो हमको अंदर लें या फिर पूरा 2001 से 2015 तक भर्ती प्रक्रिया सेम है शुरू से अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग, बस हम तदर्थ हैं, वो नियमित ही हैं, या तो वो भी पूर्ण तरीके से बाहर हों। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि या तो हमें अंदर लें या फिर हमें पूरा न्याय दें, सबको बाहर करें। तो साफ तौर पे आपने सुना, जो बर्खास्त कर्मी हैं वो सड़कों पर हैं। आज दूसरा दिन है 5 दिवसीय जिसे कह सकते हैं प्रदर्शन की, जो है वो साफ तौर पे बात कही गई है। हाथों में लोग तख्तियाँ लिए हुए हैं। इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हैं। कोटिया कमेटी की जांच को लेकर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए तो सब पे होनी चाहिए, 2001 से लेकर 2021 तक होनी चाहिए, तो 2016 वालों पे ही के बाद वालों पे क्यों हो रही है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। इन सब के बीच ये भी बात की जा रही है कि सरकार अपनों को बचाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा जिन लोगों ने जॉब दी कम से कम उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कई सारे सवाल इन पूरे मामले को लेकर साफ तौर पे उठ रहे हैं। और चलिए आगाज़ करते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं। गेस्टों से आपका तारुफ करा दें, सतवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिषपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज इस्टवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीके पॉल जी आप प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और राजेंद्र पंत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और विजय सिंह बिष्ट प्रदर्शनकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, मुझे लग रहा है कि शायद विजय सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया। सीधे मनोज इस्टवाल जी से ही शुरुआत करते हैं। मनोज इस्टवाल जी, दूसरा दिन हो गया है जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, तमाम तरह की उनकी मांगे चल रही हैं, लेकिन सबको सबसे पहले किस तरह से आप देखते हैं? मेरी एक समझ में नहीं आता आरिस, हम पहले कोर्ट की शरण में जाते हैं, कोर्ट से स्टे लाते हैं, और उसके बाद बहुत चौड़े होकर बोलते हैं कि बहुत रितु खंडूड़ी का जो फैसला है वो बिल्कुल विवेकपूर्ण था, डीके कोटिया कमेटी ने ऐसा किया वैसा। ऐसे 22 दिन में क्या मिल गया उनको कि उन्होंने एकदम से इसको नेगलेक्ट कर दिया। रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष जब थी, उन्होंने पक्ष विपक्ष के भी और अन्य दलों के भी और कर्मियों के तो रहे पता नहीं कितने तीखे वार सहे। उनको कह गया कि उनको विधानसभा की जो विधायी संसदीय भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और बहुत जल्दी में उनका लिया हुआ ये निर्णय उनके ही गले अटक गया। लेकिन रितु खंडूड़ी अपने शब्दों पर कायम रही, उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया, डबल बेंच पे गए,
डबल बेंच पे ये बैकडोर एंट्री से जो भर्ती हुए थे विधानसभा में, ये लोग निरस्ती माने गए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ भी जब सुप्रीम कोर्ट से आपको साफ सुथरे सीधे शब्दों में ये कहा गया कि भाई आप एलिजिबल नहीं हैं, आप निरस्त हैं, आप दोबारा से नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये फिर ये धरना प्रदर्शन किस बात का? पहली बात, अगर आप हाई कोर्ट की शरण में गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट की शरण से भी वापस आ गए हैं, तो ये धरना प्रदर्शन किस बात का? ये पहले क्यों नहीं हुआ? कोर्ट से जब पहले जाने से पहले आपके कुछ लोग कोर्ट चले गए थे तो जाने देते, आप धरना प्रदर्शन करते और अधिकारों की लड़ाई लड़ते, तब तो ये जायज़ सी बात थी कि हाँ पहले से धरना प्रदर्शन चल रहा था इस सबको लेके। आपको ये था कि कोर्ट शायद आप फेयर हैं और कोर्ट से जो इंसाफ मिलेगा वो सर्वोपरि होगा, लेकिन आप सबके सामने सारा प्रकरण है। मैं एक मांग में प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हूं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने अपॉइंट किया था। हाँ, वो गलत क्यों ये नहीं? बड़ी बात ये खड़ा होना चाहिए और ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत जल्दी और फैसला भी लेगी कोटिया सरकार। कमेटी को लेकर क्या कहेंगे? उसमें तो 2001 का भी जिक्र हो रहा है, तो उन पर भी क्यों नहीं कार्रवाई देखिए, होनी चाहिए? मैं अभी किसी और चैनल में भी डिबेट में था, वहाँ भी ये हो रहा था कि ये विधानसभा के ही अंदर की कमेटी बनती है और वही अगर जांच करती तब की बात थी। भाई साहब, कितनी कमेटियां जो सरकारी तंत्र से जुड़ी रही, जो सरकारी तंत्र का हिस्सा रही, किस किस का अभी तक इतना त्वरित कोई फैसला आया ठीक। जो कोटिया कमेटी ने दिया? कोटिया कमेटी ने सिर्फ 22 दिन में, एक महीने के तो बहुत दूर की बात, 22 दिन में सारा कुछ सामने रख दिया। और डीके कोटिया ऐसे आईएएस रहे जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाना तो में एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि वो साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व में कहे जाते हैं। ठीक है, सतवीर जी आप क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन है, कर रहे हैं बर्खास्त कर्मचारी, लेकिन वो ये भी जो बात कह रहे हैं उसी बात को इस्टवाल जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बर्खास्तगी तो कर दी गई, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से इन लोगों का, जिसे कह सकते हैं कि जीवन एक तरह से बर्बाद हुआ, आखिर उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्यों बच रही उससे? इसको लेकर क्या कहेंगे? हरीश जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। उससे पहले मैं आपके 5 सेकंड लेना चाहूँगा। आपका चैनल सभी पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को जो प्रस्ताव दिया था मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया जाए, उसको आज घोषित किया गया और संसद भवन में सभी दलों के नेता उस सहभोज में बुलाए गए और सभी उपस्थित भी है। और ये सहभोज के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो मैं आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। वो मैं इसलिए कहा था कि आज ऐतिहासिक दिन है भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है, प्रयास लगातार किया जा रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब ये हमारी सरकार गठित होती है और जब ये प्रकरण सामने आता है और विधायिका के सामने ये प्रश्न आता है, तो इस युवा मुख्यमंत्री जिस प्रकार से ये निर्णय लेते हैं, वो माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखते हैं। अध्यक्ष जी कहती है कि इसकी जांच कराऊंगी। उसके बाद जो जांच में आता है, कमेटी गठित होती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद ये सारा प्रकरण आगे बढ़ता है। उसके बाद सबको जो उनके सामने लगता है कि न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण जो है उस पर उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जो ये हुआ है वो विधायिका के विरुद्ध था और उन्होंने लिया। उसके बाद जो तमाम लोगों ने किया है भर्ती की, उन पर भी तो कम से कम एक्शन होना चाहिए। उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? हमारी सरकार, उन पर क्यों चुप है सरकार? मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी इसके दायरे में आएगा, हमारी सरकार सभी के साथ न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए वचनबद्ध है और इसी के लिए हम जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर इसी तरीके से कार्रवाई करती है और काम करती है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी चिंतित है कि रोजगार के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, तो मैं कहना चाहूंगा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से 23 भर्तियां ऐसी है जो अभी पाइपलाइनिंग में है और 4-5 भर्तियां ऐसी है जो पटवारी की, लेखपाल की, सब ऑर्डिनेट की, उन सभी के लिए युद्ध स्तर पर जिस प्रकार से उनके कब रिक्रूटमेंट है, कब उसकी पूरा का पूरा स्लॉट निकाल दिया गया है। 19,000 का खाका खींच दिया गया है और लगातार वो भर्तियां जारी है। चलिए ठीक है। विजय सिंह बेस्ट प्रदर्शनकारी हमारे साथ है। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद जय जी नहीं जुड़े हमारे साथ। राजेंद्र पंत जी है, यूकेडी प्रवक्ता। राजेंद्र पंत जी, आप जो बर्खास्त कर्मचारी उनको यूकेडी समर्थन दे रही है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप?
और सत्ता पक्ष का भी आपने साफ तौर पे जो वर्जन है वो सुना, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार करता हूं। आपने एक अच्छा बेड़ा उठा रखा है और इस बेड़ा को उठा करके इसमें न्याय ही मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूं, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण रूप से इनके समर्थन में है और वो तब तक समर्थन में रहेगा। आपने 2001 से लेकर 2016 तक की सारी भर्तियां वैध मानी और 2016 के बाद आपके 228 कर्मचारी अवैध भर्ती हो गए। अध्यक्षा जी को इन पे क्या ऐसी कमी लगी? क्या इससे पहले के सके सही हैं? तो हमारे पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी कह दिया है, अध्यक्ष जी ने, और उनके बाद के यशपाल आर्य ने भी कह दिया है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी रही हैं। उन्होंने कहा अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई करिए, हमें जेल डालिए। आप जांच करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस जांच को निष्पक्ष करिए ना। न्याय तो सबको मिलना चाहिए सर। देखिए, आज एक 228 परिवारों का चूल्हा बंद हो चुका है, वो बहुत परेशान है। 3 महीने हो गए उनको, उनके अपने खर्चे सब तरह से हो जाते हैं। वो परेशान हैं, वो इतने परेशान हैं कि आज हम 2 दिन से लगातार उनके साथ खड़े हो रहे हैं। उनकी भावनाओं को जो वहां जाएगा वही समझ पाएगा शायद। सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रही है, मना नहीं करते हैं। आप भ्रष्टाचार पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करिए, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करिए ना। आपने यूके ट्रिपल एसपी पे हकम सिंह को जेल डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या हकम सिंह को कराने वाला कौन था? उस पर क्या कार्रवाई करी? इन बच्चों को भर्ती करने वाला कौन था? उस पर क्या कार्रवाई करी आपने? सबसे पहले इन पे कार्रवाई करो ना। आपने इनको निकाल दिया, आप ये तो बेरोजगार हो गए, इनके घर के तो चूल्हे जलने बंद हो चुके हैं, लेकिन जो इनसे कमा करके खा के चले गया, उस पे क्या कार्रवाई होगी? उस पे कुछ कार्रवाई होगी? एक बात। दूसरी बात, अध्यक्षा जी यहाँ पे बैठी, क्या उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड मूल का कोई आदमी नहीं है? आज उन्होंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली और बिहार से लोग करके लोग बैठा दिए। क्या उत्तराखंड के अंदर अब व्यक्ति नहीं रह गया, पढ़ा लिखा नौजवान नहीं रह गया इस प्रदेश में, जो आप बिहार से लेकर के यहाँ पे आदमी को बैठा दिया है? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कैसी राजनीति कर रहे हैं? वोट मांगने तो उत्तराखंड के पास जाओगे ना, वोट मांगने के लिए तो उत्तराखंडियों के पास आएंगे। हम बताएंगे इस बात को, हम हर एक वक्त तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात साफ तौर पे राजेंद्र जी कह रहे हैं। हमारे साथ शिषपाल सिंह जी भी जुड़े हुए। शिषपाल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए आरिश जी, जो विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उसमें पहले दिन से क्लियर है कि भैया जो राज्य से बाहर के लोगों की यहाँ पे नियुक्तियां हुई थी और जो प्रभावशाली लोगों ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके अपने चिर परिचितों के, अपने सगे संबंधियों के जो नियुक्तियां वहां पर कराई थी, सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आपने उन पर कार्रवाई करने की जगह आपने जो है प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करने की जगह आपने मंत्री पर, विधायकों पर, जो राज्यपाल के पद पर बैठे लोग हैं, जो राज्यसभा में बैठे लोग हैं, जो केंद्र में मंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो यहाँ पर प्रदेश के शासन में बैठे हुए लोग हैं बड़ी बड़ी गद्दियों पर, उन पर कार्रवाई करने की जगह आपने बेचारे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई भी आप कह रहे हैं कि हमने निष्पक्ष करी। भाई, राज्य गठन के बाद से लेकर अगर एक भी भर्ती, लेकिन शिषपाल जी, ये तो आपके टाइम की हुई भर्तियों पर भी कार्रवाई नहीं करा रहे। सारी अवैध है। देखिए आरिफ जी सुनिए, ये तो भाजपा सरकार इस प्रकार की बात कर रही है कि 2002 की विधानसभा वैध थी और साथ 2022 की विधानसभा अवैध है। अरे ये कैसे चलेगा भाई? ये तो वहाँ एक भी भर्ती, ये सारी भर्तियां अवैध है। दोनों चीजें होंगी ना, क्या होगा? ये कैसा न्याय है? और कोटिया समिति ने जो जांच की, वो पूरी जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उसको किस चीज के लिए वहाँ जमा कर रखा आपने? क्या विधानसभा की संपत्ति क्यों बना के रखा हुआ उसको? आप उसको सार्वजनिक करने से डर क्यों रहे हैं? कोटिया कमेटी की रिपोर्ट में इसका मतलब ऐसी चीजें हैं, ऐसी सिफारिशें हैं जिसे सरकार छुपाना चाहती है और रोकने के लिए आप कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो यहाँ पर अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से इनको 2011 तक की भर्तियों पर जब हाई कोर्ट ने बोला था वो केवल और केवल पार्टी अभी अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो कर लीजिएगा। अभी इनकी याचिका हाई कोर्ट में ठीक है शिषपाल जी, क्यों नहीं हुई? मेरा ये मानना है कि 2011 तक की आपत्तियां क्यों नहीं हुई? सभी कांग्रेस की थी, क्यों आपत्ति दर्ज नहीं की? हाईकोर्ट ने जब आपको आदेश दिया था। खंडोरी अपने पिताजी को बचाना चाह रही है, आप गवर्नर यार 2011-12 में किसकी सरकार थी भाई? को बचाना चाह रही है, ये तो बताइए। शिषपाल जी, सारी प्रक्रिया चल रही थी, जनता समझ रही है। ठीक है, मैं 13 रिश्तेदार थे, उन सबको बचाना था। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे? डीके पाल जी बोले। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड राज्य में युवाओं के भविष्य पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है।
चाहे मनोज इस्टवाल जी कितने भी पक्ष रखे सरकार का यहाँ पर, चाहे दूसरा आदमी कोई कितना भी पक्ष रखे, लेकिन अभी तक की सरकारों ने जिस प्रकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ये ठेकेदारी प्रथा पर के लिए क्या राज्य बनाया था कि नौजवानों ने 42 आदतें इसलिए हुई थी क्या कि आप ठेकेदार प्रथा बना करके, और 2000 से लेकर के 2000 जब से पहली सरकार आई 2002 की 2012 की 2017 की, हर सरकार ने कितना अत्याचार किया नौजवानों पर। पहले नंबर पर क्या किया, हमारे पीआरडी के नौजवानों को, जो पीआरडी के नौजवान इस देश के अंदर मुख्य सुरक्षा बल में हुआ करते थे 1962 तक 65 तक, और 2000 आते आते आपने सबसे पहले उन्हीं पे कुठाराघात किया, पीआरडी के जवानों को उनको बेघर कर दिया, नौकरी से बेदखल कर दिया। 2007 से लेकर के 2012 तक 108 आई, 108 उपनल कर्मचारी, दूसरे हमारे संविदा के कर्मचारी को तीन बार ठेकेदारी प्रथा के तहत उनको बदला गया। प्रशिक्षित शिक्षकों को कितनी बार उन्होंने दोहन किया, 3 बार। पहले उनको अस्थायी रूप से नौकरी देते, बाद में उन पर तलवार चला देते हैं। बर्खास्त कर्मचारियों के साथ क्या आम आदमी पार्टी भी खड़ी, जैसे यूकेडी खड़ी हुई है? निश्चित रूप से राज्य के नौजवान, आप मेरी बात पूरी बात सुनिए। क्या मांग कर रहे हैं? अरे पूरी बात सुनिए, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे आपको, मैंने आपका पक्ष सुना है। सुनने लायक पक्ष ही नहीं रख रहे आप तो बिल्कुल आंकड़ों से बाहर जा रहे हो, कोई पक्ष ही नहीं है सुनने लायक, बाहर जा रहे। और मैं इनको बताना चाहूंगा, अरे सुनने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, बेफालतू की बातें कर रहे हो, कहीं कोई तथ्य ही नहीं है। मैं लेता हूं, पहले तब सुनिए आपकी, ऐसे सुनने के लिए थोड़ा बैठे आप, बिना तथ्यों के यहाँ पर एक तथ्य नहीं है। वो वाली स्थिति तो नहीं है, म्यांमार से आके रोहिंग्या को नौकरियां दिया जा रही है, उनको खाद्यान्न दिया जा रहा है, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनको आवाज दिए जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये तथ्य पे बात है तब सुनेंगे इनकी बात को, बिना तथ्य की बातें थोड़ा सुनने के लिए बैठे यहाँ पर। 108 से 3.5 लाख से अधिक पशुता ऐसी है जिनके जीवन की रक्षा हुई है, 108 की बात करते हैं। और जिसकी सराहना भारत सरकार की, जो हमारी विरोध सरकार है उसने सराहना की है, उसने रिपोर्ट दी, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मांग, क्या आम आदमी पार्टी की मांग, आम आदमी पार्टी की मांग क्या? मैं ये बीच में ठीक है, आगे बढ़े 108 के कर्मचारियों को 3 बार आगे बढ़िए, बाहर नहीं है अभी भी पूरी 108 सरकार से उसकी सराहना बार हुई है, एक बार भी। और वो जब कांग्रेस के समय होती थी। अरे आपको 2022 के चुनाव में भी, हरिद्वार में भी लगातार जनता ने बता दिया क्या मालूम है क्या मालूम नहीं है। ठीक है मनोज जी जिनके मनोज जी कुछ पॉइंट उठाना चाहते हैं। हम रोहिंग्या के बारे में नहीं पढ़ते, हम कहाँ रोहिंग्या के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है मनोज जी बोले। रोहिंग्या फ्रंट बना दिया जमुना किनारे, रोहिंग्या फ्रंट बना दिया जमुना के किनारे, अलग अलग विषय पे यहाँ पर रोहिंग्या का फ्रंट बना दिया। सतबीर जी एक एक करके देखा है आपको, बेटों में देखा है आपको, एक एक करके बात आई। अरे मैं इनको बताता हूँ, कश्मीर से जो पंडित आए थे वहां से हिंदू आए थे, उनकी जो नौकरियां लगी थी उनको नौकरियों से हटा दिया इन्होंने। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट। मनोज जी शुरू करें। मनोज जी जो म्यांमार से आए हैं रोहिंग्या उनको नौकरियां दे रहे हैं। बोले ठीक है, आप बीच में बोलेंगे। चलिए बिना फैक्ट के बोलेंगे बीच में। ये तरीका नहीं, मैं मौका दूंगा। नहीं हम चले जाते हैं। जाइए मैं मौका दूंगा। चलिए ब्रेक का वक्त ब्रेक के बाद आएंगे। चलिए फिलहाल सड़क पर उन राजनेताओं को भी आईना दिखाना जरूरी है जो 2000 से लेके और 2022 तक लगातार अपने अपने टर्म में भर्तियां करते रहे, और इन लोगों को भी आईना दिखाना बहुत जरूरी था जो 10 लाख से 20 लाख देकर क्या कहते हैं भर्ती हुए हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में। आज ये लोग उनकी बर्खास्ती की बात तो कर रहे हैं जिन्होंने भर्ती करवाया, जिन राजनेताओं की सह पर भर्ती हुई, कि उन पे भी कार्रवाई हो। मैं कहता हूं कि इनमें से 10 युवा खड़े होकर बोल दे कि आपने फलां को पैसे दिए हैं और फलां पर FIR लॉन्च करे, पूरी जनता आपके साथ खड़ी होएगी। लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कोई एक रिजल्ट निकलेगा नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आखिरी तो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी ना, वहां से आप बहरंग लौट गए। अब विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे क्या उसका परिणाम निकलेगा? आपको पता है कि वहाँ रितु खंडूड़ी बैठी है,
जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिसने स्टे के बाद आपको अंदर नहीं घुसने दिया, तो अब तो आप फैसले के बाद बाहर हैं। तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये आश्चर्य की बात है कि हम इनके साथ खड़े हैं। किनके साथ? उन लोगों के साथ जो बैकडोर एंट्री से भर्ती हुए हैं, जिन्होंने आवेदन लिखा था कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे क्या कहते हैं, रोजगार की आवश्यकता है। सुन लीजिएगा, अरे सुनिए सही। आपने भी देखे थे, हमने देखे थे, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुए थे और संविदा अधिकारी बना दिए गए। ठीक है, क्या काबिलियत थी एक विधायी के मामलों में संसदीय परंपराओं के माध्यम से आप विधानसभा में क्या परोसना चाह रहे थे ऐसे अनपढ़ों को? ठीक है, मैं आता हूं। शिषपाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए आरिफ जी, विधानसभा में जो बैकडोर भर्ती हुई है और जो वहां पर तरीका रहा होगा, नौजवानों ने उसी को फॉलो किया। नौजवानों की क्या गलती है? अगर बेरोजगारों को रोजगार मिला, विधानसभा मेरे घर में भी नौजवान वहां पर जो संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से वहां पर भर्ती हो सकती थी, उस तरीके से वो भर्ती हुई। और यही तो कहा जा रहा है उन बेरोजगार नौजवानों की तरफ से भी और विपक्ष के द्वारा भी कि भैया अगर वहां पर तरीका खराब था भर्ती का, तो 2002 में भी गलत तरीका रहा होगा, तो उसके बाद भी गलत तरीका रहा होगा। और अगर वो बिल्कुल सही तरीका था तो 2002 में भी सही रहा होगा और 2016 में भी सही रहा होगा। तो इसी पर तो सवाल है। आप एक तरीके को सही कह रहे हैं, एक तरीके को गलत कह रहे हैं। बेरोजगारों पर उंगली नहीं उठा सकते जिन्होंने उस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है किस प्रकार से आप उंगली उठा रहे हैं, वो समय समय पर देखा, इंदिरा गांधी ने देखा है जब उनके चुनाव को राजन जी बोले जल्दी से, अवैध घोषित किया था, वही आज दिख रहा है इनके वक्तव्य। राजन जी बोले, ठीक है, शिषपाल जी बात आ गई, ठीक है शिषपाल जी मेरे कहने से, ठीक है। गांधी परिवार से जो संचालित पार्टी है उसी विचारधारा पे चलेगी। शिषपाल जी अपने जब उनको अवैध घोषित किया, पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, तो आज कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेंगे? जो राम मंदिर को काल्पनिक कहे और रामनवमी की छुट्टी करे और आज जो राम मंदिर पे माथा टेके, वो कैसे मान लेंगे न्यायालय के फैसले को? उनके लिए तो आज भी पीड़ा है ना। जब 370 के सरदार पटेल ने कहा कि ये नहीं हो सकता, उसके लिए उनका कहना सीधा कि सीधी बात जो निकल कर आ रही है कि भाई कर्मचारियों पर एक्शन हुआ तो जिन लोगों के जो जिम्मेदार हैं उन पर तो कम से कम एक्शन हुआ, उसको लेकर वो कह रहे हैं। क्या जवाब देंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा मैंने आपके विषय में रख दिया और कई बार रखा है इसको, पूरा का पूरा विषय जब आता है, सबसे बड़ी पीड़ा मैं बताता हूँ क्या है। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आज विधानसभा में जो अध्यक्षा है वो महिला है और वो सैनिक पुत्री है, और कोई महिला कैसे बैठ गई उस सीट पे? ये आज जो कांग्रेस की और विरोधी दल है, यही है कि क्यों नारियों को सशक्तिकरण क्यों मजाक किया जा रहा है? हमने तो पहले दिन से ही कहा है, ये कोटिया कमेटी कह रही है कि 2001 से भर्ती हुई वो अभी प्रक्रिया में है, जो भी अवैध होगा उसमें हम बिल्कुल भी हिचकेंगे। और जो हमारी अध्यक्षा है वो विशुद्ध रूप से जिस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए, विधानसभा में नियुक्ति होनी चाहिए, वो उसके साथ खड़ी है और हमारी पूरी की पूरी सरकार चट्टान की तरह खड़ी हुई है। कोई भी ऐसी एक जो कि उत्तराखंड को शर्मसार करे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से रोजगार सृजन हो और जिस प्रकार से पूरा का पूरा कैलेंडर निकाला गया है और नीतियां चल रही है, और मंतोलिया जी को जिस प्रकार से एसएससी का कार्यभार सौंपा गया, वो भी अपने आप में प्रश्न है। देखिए, जो नौजवान बैठे हैं उनकी भर्ती जो बैकडोर से की है वो किसने की है? इन्हीं के सरकार के मंत्रियों ने, इन्हीं के सरकार के विधायकों ने, जो अंदर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं उन्होंने किया ना। हमने तो नहीं किया, आम आदमी पार्टी तो नहीं की ना। आम आदमी पार्टी तो हमेशा अस्थायी नौकरियों की विरोधी रही है। हम तो अस्थायी नौकरी के पक्षधर हैं। हमने पंजाब के अंदर संविदा वालों को, पंजाब के अंदर संविदा वालों को, दिल्ली के अंदर संविदा वालों को अस्थायी किया है। हमने उनकी नौकरी को डाका नहीं डाला, हमने बैकडोर से नौकरियां नहीं दी उनको। आपने दी, आपका ही फैसला आपके उल्टा पड़ रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है, इस्टवाल जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक इस बात में बिल्कुल नहीं रखता, हमेशा इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोलना चाहते हैं, फिर कोई क्या कर सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का तो सबको मानना होगा। अरे जो न्याय
टिप्पणी करोगे सरकार को, अरे भाई साहब फिर वही बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ टिप्पणी। समस्या यही है आरिफ जी, आप इनको सिखाइए पहले बैठना, पहले बताइए इनको क्या पक्ष किसका है, नौजवान का क्या पक्ष है। राज्य के नौजवानों को नौकरी चाहिए, अस्थायी नौकरी चाहिए, वो कौन देगा? और फिर ये तो केवल उनको दे रहे हैं कि जो म्यांमार से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार से दिल्ली के अंदर नौजवान जिम्मेदार है, उन्हीं के माध्यम से सरकार से दिल्ली के अंदर लगे हुए थे। इस बात से मैं सहमत हूं। न्यायालय का फैसला जो न्यायालय में चिट्ठी लिखते रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि नहीं मैंने शिवराज सिंह के खिलाफ ये जो बात आपने नौजवानों की इसमें क्या गलती है? ये तो सिस्टम सही तरीके से बात का जवाब देता ये जो नौजवान वाली बात नौजवानों की क्या गलती बन रही थी, माननीय हाईकोर्ट ने लिखा था कांग्रेस को अभी भी आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से भर्ती होनी चाहिए। नौजवानों की कोई गलती नहीं है क्या? बेरोजगार है, ठीक है। मैंने सभी ने निवेदन इस प्रकार से है कि मैं बेरोजगार हूं, एक समीक्षा अधिकारी बन जाएगा क्या? जिसको आवेदन लिखना नहीं आ रहा है, 10वीं पास समीक्षा अधिकारी बन गया, समीक्षा अधिकारी विधानसभा में। क्या उन्होंने वो डाका नहीं डाला जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं गरीब बच्चे? और सर वो नौजवान नहीं, दूसरा अभी रुक जाइए। क्या विधानसभा अध्यक्ष इस काबिल नहीं है कि अपने परिवार को पाल सके, जो अपनी बेटी और बेटे दोनों के लिए बेटे और बोली लगा दे? आप कैसी बात कर रहे हैं? वो नौजवानों में से, मतलब एक विधानसभा अध्यक्ष जो परिपूर्ण है परिसंपत्तियों से लेकर सब कुछ में, वो सबसे पहले अगर ये सोचता है कि मेरे बेटे और बेटी को लगा दिया जाए, तो क्या ये नौजवानों का गला घोंटने वाली बात नहीं है? आप किस नौजवान को देखना चाह रहे हैं? वो नौजवान जिनके पास घर से संपन्न है, और जो नौजवान खूब खुल के दोनों हाथों से लुटाना जानते हैं, वो नौजवान? ये जो रात दिन मेहनत कर रहा है कि मेरा बेटा कुछ कंपटीशन में कहीं सरकारी नौकरी पर स्थायी रूप से लगेगा, वो नौजवान? कौन से नौजवान के आप यहाँ परिभाषित कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है इसी पे जवाब कि आप नौजवानों आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कानून है? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद किसकी बात करूंगा मैं? ठीक है, राजन जी क्या कहेंगे? मैं आऊंगा। राजन जी मैं आपको मौका नहीं, सबकी बात करानी है, आप निष्पक्ष जांच कराइए। मैं कहता हूं अगर 2001 से लेकर के 2015 तक की भर्तियां वैध हैं, मैं राजेंद्र पंत जिस जगह कहेंगे, जिस चौराहे पे कहेंगे, मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। अरे राजेंद्र पंडित ने बड़े बोल मत बोलिए, पहले पढ़ लीजिए कि जब आपका नियम कानून बने थे, जब उत्तराखंड विधानसभा की नियमावली संशोधन एक्ट लागू हुआ था, उससे पहले हाईकोर्ट ने क्या बोला था? हाईकोर्ट ने 2011 में 2011 सरकार को फटकार लगाई, साफ टिप्पणी कर रखी है हाईकोर्ट ने कि अगर ये जितनी भी आपने नियुक्तियां अस्थायी कर रखी है, आदमियों के घरों को बर्बाद कर देंगे। अरे पंत जी पहले सुन तो लीजिए, ये क्या मानव आयोग के लिए सही चल रहा है? अरे सुन तो लीजिए, जानकारी जुटाइए, पहले पढ़ लीजिए कुछ टिप्पणी की जा रही है। ये आप ठीक है राजेंद्र, ठीक आप ये बताइए, आपने 228 घरों को जला दिया है, ठीक है राजेंद्र जी, उसका जवाबदार कौन होगा? ये सरकार बताएगी। 2028 का मतलब हुआ 2011 में 2011 में जब संशोधन एक्ट पास हुआ था, हाईकोर्ट ने पूछा था सरकार को कि इनको परमानेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। आपको कोई जवाब ही दाखिल नहीं किया तो क्या करें? कानून ऐसा बना रखा है। ठीक है शिषपाल जी बोले, आपका डाल दिया राजेंद्र जी। मैं कहता हूं हर 2001 से 2022 तक जांच होनी चाहिए। पहले के वैध थे तो ये अवैध कैसे हुए? ये अवैध है तो पहले वाले वैध कैसे हैं? ये बताइए। ठीक है, मैं हाईकोर्ट का रेफरेंस दे रहा हूं, उसके बाद शिषपाल जी बोलिए जल्दी से। देखिए आरिफ जी, आज प्रदेश सरकार को स्पष्ट करने की जरूरत है। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जिस मंत्री आज जो मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, जो तब विधानसभा अध्यक्ष थे और जिन्होंने मंत्री के होने के बाद अपनी अवैध नियुक्तियों में जो वित्त मंत्री के तौर पर जो संस्तुति की थी, उनके खिलाफ अभी तक सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? और तमाम प्रभावशाली लोगों का नाम भी मैं यहाँ पर पहले गिनवा चुका हूँ, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अगर यहाँ पर विधानसभा की, अभी पहले एक डिबेट में मैं वहाँ था, वहाँ कह रहे थे कि साहब जो है ये
जो है तदर्थ नियुक्तियां थी इसलिए निरस्त हो गई, और 2002 से जो नियुक्तियां 16 तक थी वो साहब नियमित हो गई थी, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या जो नियुक्तियां हुई है उसका तरीका क्या था, वो किस तरीके से हुई और वो संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी, चर्चा इस पर है। चर्चा इस पर नहीं है कि वो नियमित थे या अनियमित थे। अब मैं कह रहा हूँ बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है तो 2002 से लेकर 2022 तक की सारी नियुक्तियों पर चाबुक चलना चाहिए। और उससे पहले क्या कहेंगे इस पर जवाब? में जो निकला है, जो हमारे विरोधी दल है, वो सीधा सीधा किस प्रकार से विधायक की जाए, किस प्रकार से उसकी अवमानना की जाए, किस प्रकार से वो ये कह रहे हैं मैं बोल जिम्मेदार है, मैं पहले ही जवाब दे चुका। और किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का अवमानना की जाए वो स्पष्टता से यहाँ विरोधी दलों के दिख रहा है। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, चाहे इंदिरा गांधी का प्रकरण हो, जिस प्रकार से उनके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, उसके बाद पूरे भारत में इमरजेंसी लगाएगी, उसके बाद जिस प्रकार से तलाक से पीड़ित जो थी, जिसने जब उसने अपने हर जगह पे जो उसका प्लेटफॉर्म था वहां तक गई, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको न्याय मिला। और राजीव गांधी की वो पूर्ण बहुमत की सरकार और आजाद भारत में सबसे आगे वाली सरकार, 409 वाली सरकार, को पलटा। आज वही यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की जाए। और ये सामने आपको दिख रहा है। और इनकी पीड़ा ये है कि आज ना करप्शन हो रहा है, ना यहाँ पर किसी प्रकार के गोरखा दंगे चल रहा है, ना मुख्यमंत्री आवास में सरकार का भ्रष्टाचार किया जाए, इस प्रकार से रेत, लीसा, लकड़ी, इन सबके माफिया पैदा हो गए थे रावत की सरकार में। और सबसे बड़ी बात है एक साथ सभी लोग कह रहे कि 13 लोग जो उनके परिवार से लगे थे, आज हमारी जिस प्रकार की सरकार है उनको सभी को हटा दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर इसको जो हमने प्रणाली अप्लाई, और जो विधानसभा सदस्य आज जेल के अंदर है, और आज सब ये देखने को मिलता है चलिए जिस प्रकार से चलनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अरे शिवपाल जी मत बताइए किस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें चलती थी। 10 जनपद से जब आपके आदेश होता था तब सरकारें चलती थी। यहाँ उत्तराखंड को जिस प्रकार से करने का काम किया गया, उस पर डाका डालने का काम किया, गरीबों का हनन किया गया, वो आज सारा का सारा बंद हो गया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा धीमे कर दीजिए ताकि ठीक है डीके पाल जी बोले। देखिए बात ये है कि राज्य के नौजवान को कब तक ये जख्म झेलना पड़ेगा। मैं इस्वाल जी फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के निर्णय पर कभी कोई पार्टियां आप डिबेट में बैठ करके ये मत कहिए कि हम टिप्पणी कर रहे हैं। अरे समस्या इस बात की है, आप सुन तो लीजिए चौहान जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं इसके बाद इतना गंभीर विषय है, बता दूं आपको, नाम सही बता रहा हूँ, ये इतना गंभीर विषय है, दिल्ली में जाइए, आप राज्य के अंदर 2012 से लेकर के शीला दीक्षित के लिए माफीनामा लिख के दियो, कलमानी के लिए माफीनामा लिख के लियो, राहुल 108 के और लालू प्रसाद यादव के लिए, जो लालू प्रसाद 21 साल के बाद जेल हो रही है और कहते थे कि कोई आरोप नहीं है। अरे सर, जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की जो प्रणाली उसके अनुसार काम किया, उनके जाके गले मिलते। जो अन्ना हजारे इनकी पार्टी के लिए खड़े हुए आंदोलन रहे, और उन अन्ना हजारे का क्या हासिल किया इन्होंने पता नहीं। और मैं फिर कहना चाहूंगा, इन्होंने नौकरियां किसको दी? जो बांग्लादेश से आए, म्यांमार से, जो जितने रोहिंग्या है उनको नौकरियां दी। और देखा होगा कि थाहिर हुसैन जिस प्रकार से दिल्ली के दंगों में वहां पर किस प्रकार से युवाओं की दुकानें वगैरह सारी जला दी। आज उत्तराखंड की बात करते हैं, और दिलावर सिंह ने भी उत्तराखंड का नागरिक था, वहां पर अपना रोजगार कर रहा था, उसको किस प्रकार से अपने प्राण गंवाने पड़े। अंकित शर्मा आईबी का ऑफिसर आज रोजगार की बात करते हैं, किस प्रकार की बात करते हैं, बताइए उसको जवाब दो ना। दिलावर नेगी उत्तराखंड का नागरिक था, दिलावर नेगी का बताओ ना, दिलावर नेगी का बताओ, उत्तराखंड का नागरिक था वो। दिल्ली मच जाइए, बाहर राज्यों में मच जाइए, उत्तराखंड सरकार कर दी। आज बताओ दिलावर नेगी का कौन है उसका दोषी? अरविंद केजरीवाल उसका दोषी नहीं है, बताओ। ताहिर हुसैन उसका दोषी नहीं, बताओ। कोड़ी के नौजवानों के रोजगार की हम करते हैं, रुद्रप्रयाग के नौजवानों के रोजगार की। अरे पूरा फ्रंट बना दिया वहां पर यमुना किनारे रोहिंग्या के लिए बस्ती बना दी। चलिए हम रोजगार की बात कर रहे हैं यहाँ पर कश्मीर के हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है क्या होने की जरूरत? बात कर रहे हैं मनोज इस्वाल जी, क्या होने की जरूरत मामले? ठीक है, राजनीति की बात, ठीक है मनोज भी 22 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने के अलावा काम क्या किया? ठीक है, जो अपनी जेब में बेचिंग का नक्शा रखते
घाटे होंगे वो बाद में करेंगे यूकेडी वाले। करोड़ों रुपए के घाटे में रख दिया प्रदेश को। आज हमारा घर में अगर बच्चा पैदा होता है लाखों रुपए कर्जा लेकर के पैदा होता है। वर्तमान में आप बात करते हो दिल्ली की, अगर दिल्ली आओगे तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप मत जाइए वहाँ पे। लोगों को बाहर कर रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। प्रसंग को लेके विधानसभा बैकडोर एंट्री जो भर्ती हुए थे उस प्रक्रिया में जो बंधु बैठे हुए हैं, अगर तो उनके साथ पूरे बेरोजगार जुड़कर जन आंदोलन पे उतरे हैं तो मैं भी उस कतार में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए खड़ा हूं। विधानसभा बैकडोर एंट्री से भर्ती कर्मियों के साथ जब एक व्यक्ति खड़ा नहीं है, इसका मतलब हर बेरोजगार युवा ये जानता है कि ये अवैध भर्तियां सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुई हैं। सीधी सी बात है। रही बात संविदा कर्मियों की, रही बात आपके 108 कर्मियों की, यकीनन राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे कर्मचारियों को निकाल रहे हैं जिनकी रोजी रोटी का जरिया, कई परिवार ऐसे हैं कि वो 8,000 से 10,000 या 12,000 कमा के पूरा घर चला रहे हैं, उनके बारे में अगर वो बाहर निकाले जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सरकारी जो नियमितीकरण कर्मचारियों की एक बैठक में अगर वो सचिवालय में हो रहा है धरना प्रदर्शन संगठन का, मांगों पे एकदम रजामंदी दे देते हैं और जो रोजगार के लिए घुटने घिस रहे हैं उनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी? ये सोचना भी हम ही लोगों को लाजिम है। लेकिन बैकडोर एंट्री, यूके SSS के घोटाले या अन्य घोटालों को लेकर अगर लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। ऐसे राजनीतिक दल को पहचानने में, किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, आम जन बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वार्थों की राजनीति। ठीक है शिषपाल जी, मेरा सवाल आपसे ही है। शिषपाल जी मेरा सवाल अप्लाई करता हूं। ठीक है शिषपाल जी, मौजूदा वक्त में जो बर्खास्त कर्मचारी जिस तरह सड़कों पर है, कांग्रेस की क्या मांगे और क्या स्टैंड है उनको लेकर? मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट आपका है। इनका तो देखिए आरिफ, कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जो विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर कार्रवाई की बात सरकार कर रही है कि बहुत बड़ी अपनी पीठ थपथपा रही है कर्मचारियों को बाहर निकाल के, तो चल गए, लेकिन भेदभाव बंद करिए और 2002 से लेकर 2022 तक के कर्मचारियों के साथ समान कार्रवाई कीजिए, समान व्यवहार कीजिए। अगर अवैध है नियुक्तियां तो सारी की सारी अवैध है। आप आदि को अवैध और आदि को वैध कैसे बता सकते हैं? और डीके कोटिया समिति क्या वैध थी या अवैध थी, वो बात भी पुरानी हो गई। उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कीजिए कि वो रिपोर्ट दी क्या उन्होंने। और ऐसा है जो प्रभावशाली लोग आपने बचा दिए हैं अपने, उन सबके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक प्रदेश की जनता को आपकी निष्पक्षता पर संदेह रहेगा और बेरोजगारों के मन में भी हरीश रावत के जमाने की सरकार नहीं है अब। राजेंद्र फाइनल कमेंट। राजेंद्र जी, शिषपाल जी ठीक है आपकी बात आ गई। शिषपाल जी ठीक है आपकी बात आ गई। राजेंद्र जी चाहूंगा फाइनल कमेंट आपका भी आ जाए, बोले। मैं ये कहता हूं अगर कांग्रेस पार्टी अपने को दूध का धुला समझती है तो आज वहां से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस विधानसभा से बाहर अंदर कर रहे हैं अपने ठेकेदारों को लेकर के। वो उन कर्मियों के साथ में खड़े क्यों नहीं होते हैं? अगर कांग्रेस ने उनको लूटा नहीं है, सबने तो पैसे खा रखे हैं, पैसे खा करके इन लोगों ने अपना ड्रामा कर रखा है। आज ये ड्रामा अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इन भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं की ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे इनका दिल्ली दरबार हो। क्या होगा राजेंद्र जी, क्या होगा अगला कदम? 5 दिन के लिए प्रदर्शन में यूकेडी समर्थन दे रही है, अगर नहीं सुनी सरकार ने क्या करेंगे आगे? कोई मतलब नहीं, हमने अनिश्चितकालीन हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। जो इनके दिमाग में भ्रम चल रहा है, भ्रम हम इनका उतार के रखेंगे। बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं बर्दाश्त करने देंगे। ये जो अपनी वाहवाही लूटने के लिए सत्यमेव जयते, क्या होता है सत्यमेव जयते? आपने 218 किया, उसके बाद सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं। आप 2001 से लेकर के अपने पिताजी के समय की भर्तियां खुलवा दीजिए। ठीक है इनका क्या है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है यूकेडी और अन्य दलों की, खंडूरी जी को जो और उनके पिताजी को जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि खंडूरी जी का पता है कि उनका शासनकाल किस प्रकार से भ्रष्टाचार। ठीक है पंच जी, सुन लेते हैं सतीश जी। मुख्यमंत्री ने जब खंडूरी जी थे किस प्रकार से शासन व्यवस्था होनी चाहिए, उस शासन व्यवस्था को सभी गुणगान करते हैं। आज उनकी बेटी जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर और सैनिक पुत्री और संपन्न पूर्ण रूप से किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने
कदम उठाया है वो आज इनके लिए पाचन से बाहर है। दूसरा, ये हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसकी अवमानना देखने को मिल रही है अन्य दलों से, वो आप देख ही सकते हो, निरंतर ये होता है। और दूसरा, रोजगार के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दूसरी सरकार आई है, इतनी तीव्र गति से उन्होंने निर्णय लिया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर अंदर 19,000 से अधिक 10,000 भर्तियों के उन्होंने रिक्रूटमेंट के और पाइपलाइनिंग पूरा का पूरा स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा कैलेंडर निकाल दिया। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि समूह की भर्तियां हो रही है और उसमें पटवारी, लेखपाल, सहायक लेखाकार, वन रक्षक, उन सबके हो गया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से उत्तराखंड में परिपाटी बनी हुई थी, किस प्रकार से भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाना है, उस भाई भतीजावाद को अगर रोकने का अगर प्रयास किया वो हमारी सरकार ने किया है। और शिषपाल जी का तो ये हमने देखा कि और सतबीर जी को बचाने के लिए आपने अपने आप को आगे नहीं रख पा रहे, क्योंकि उनका सामने के सारा कांग्रेस का काला चिट्ठा खुल गया है। इस राज्य को बहुत मजबूत रोजगार नीति की, अस्थायी रोजगार नीति की आवश्यकता है, जो अभी तक 22 सारे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे शामिल यूकेडी रही हो, इन्होंने इस राज्य के नौजवानों के लिए कोई रोजगार नीति नहीं बनाई। इसीलिए परेशान होकर के सीनियर जर्नलिस्टों को भी उनके खिलाफ बोलने का अधिकार मीडिया के अंदर आ रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार, अभी भी सरकार चेते, अभी भी समझे कि राज्य के नौजवानों का भविष्य हम कब तक खराब करेंगे। ऑल वेदर रोड बन रही है और जिस प्रकार से रोपवे बन रहे हैं, जिस प्रकार से ये फार्मास्यूटिकल आ रहे हैं, अब इनको ये नहीं पता कि सब रोजगार के लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। और जो यहाँ बांध बनने वाले 12 बांधों की अनुमति मिली है वो कहां से मिली है? केंद्र सरकार से मिली। वो रोजगार होगा, लोहारी बांध बना है, वहां भी रोजगार मिला। इनको पता ही नहीं, जब उत्तराखंड के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे, दिल्ली और पंजाब के बारे में सोचेंगे और केवल रोहिंग्या के बारे में सोचेंगे, उत्तराखंड के बारे में कहां से सोचेंगे? वो उजड़ रहा है और वो सरकार के साथ भी वो देखने को मिल रहा है कि 7 तारीख को चुनाव हो गए, दिल्ली में अभी तक मेयर नहीं बन पाया, वहां पूरा दिल्ली गंद पड़ा है। पार्टी पूर्ण रूप से, हाँ, आम आदमी पार्टी का चरित्र देख लिया सबने। जिन्होंने नौकरी पाई है, जिन सरकार ने जो हटवाई है, जो इसमें हाथ किसी का भी नहीं, इसमें सरकार का निकम्मा बन रहा है। एक बार लगाते हैं, दूसरी बार हटाते हैं, जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं चाहूंगा मनोज इस्टवाल जी आपका भी फाइनल कमेंट है रोजगार को लेकर और खासकर जो तमाम बातें उसको लेकर फाइनल कमेंट आपका। देखिए, रोजगार को लेके तो आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद क्या स्थिति है और किस तरीके से सरकारें, ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही, लेकिन यकीनन बेरोजगार सड़कों पर है और पूरे, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है। लेकिन यूके SSS और विधानसभा बैकडोर एंट्री भर्ती ने ये तो दिखा दिया कि अब लोग सचेत रहेंगे कि पैसा लुटाने की जगह भाई 10-10, 20-20 लाख अगर आप एक सरकारी एक मिनट हम वही मैं कह रहा हूँ, किसी भी सरकार का हो, एसएससी में जिस प्रकार नहीं ने कार्रवाई करी, मुझे आने को दीजिए, मैं वही कह रहा हूँ। सबकी बातें बोल जाते हैं, ये तरीका सही नहीं। मैं काट नहीं रहा हूँ आपकी बात, मैं जोड़ रहा हूँ आपकी बात। कम से कम बोलने दी, फाइनल कमेंट तो उनका मैं ये कह रहा हूँ, मैंने दिया पूरा कि ये सबक है हर नवयुवक के लिए, हर परिवार के लिए, हर घर के लिए, कि भाई जो इस तरीके से भर्तियां हैं, जो पैसे के दम पर भर्तियां हैं, वो कभी भी आपके लिए लाभकारी नहीं होंगी, कभी भी धोखा दे सकती हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए एक चेतावनी स्वरूप अगर हम लें जी। और इस मामले में क्या लगता है आपको फैसला होना चाहिए? वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए, तमाम उन आरोपियों को चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, चाहे वो उसके बोर्ड के अध्यक्ष हो। चलिए सतबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जो प्रदेश से बाहर सतबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया घुसने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमसे जुड़ने के लिए मनोज इस्टवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डीके पॉल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र पंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे सड़क पर बर्खास्त कर्मचारी हैं, सरकार के खिलाफ है, 5 दिवसीय जिसे कह सकते धरना प्रदर्शन जो है जारी है। क्या तस्वीर, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। कुछ में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।